सर जय हिंद, ब्रिगेडियर शुभेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, इट इज बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके और आपसे बातचीत करके। आज ये कौतूहल का विषय कि आप किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। सर बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है आज। मैं दो मुद्दे हैं जिस पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। एक, जो गोरखाओं की भर्ती, नेपाली गोरखाओं की जो भर्ती नहीं हो रही है अग्निवीर स्कीम के आने के बाद से, उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन आर्मी पे पड़ेगा। और क्योंकि ऐसी बीच में तमाम खबरें आ रही है कि चीन लगातार नेपाल को उकसा रहा है कि आप अपने सोल्जर्स को पीएलए में भेजिए, तो उसका भी भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। और दूसरा, मैं अग्निवीर को लेकर आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि अग्निवीर का अब आगे क्या फ्यूचर है और क्या कोई चांस है कि अग्निवीर परमानेंट हो सके। कोई कहीं से क्योंकि रिव्यू रिपोर्ट भी कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं आ पा रही है कि क्या कुछ इस रिपोर्ट पे सरकार करने वाली है। तो दो मुद्दे हैं सर जिस पे बात करूंगा, लेकिन शुरुआत जो नेपाल के अग्निवीर हैं जिन्होंने कह दिया कि हम अग्निवीर नहीं बनेंगे, तो उसको लेकर मैं आपके साथ करना चाहूंगा क्या इम्पैक्ट होने वाला है सर। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत नेपाल रिश्तों में भी थोड़ी सी टेंशन देखने को मिल रही है। देखिए राजेश जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हम सारे लोग इसके बारे में तमाम तरीके का डिबेट करते रहते हैं और सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट भारतीय सेना पे किस लेवल तक पड़ेगा। देखिए ये बात तो सर्टेन है कि गोरखा रेजिमेंट का अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इनका बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री रहा है और इसके मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर नेपाल से आते हैं जो नेपाली सोल्जर है, गोरखा सोल्जर है। अगर ये हमारी सेना में भर्ती नहीं होंगे तो इसका इम्पैक्ट देखिए बड़ा दूरगामी होगा। एक तो हम एक बहुत बड़े मार्शल रेस को खो देंगे क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अग्निवीर स्कीम में अपने गुरखास को भारतीय सेना में नहीं भेजेंगे। लिहाजा हमको इसका सलूशन ढूंढना है। अग्निवीर एज इट इज आज की डेट में अंडर रिव्यू है, तमाम तरीके की कमेटी बनी है, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। तो मेरा मानना है कि इसको रीलुक करने की जरूरत है। हम आज की डेट में या आगे भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे भारतीय सेना में गोरखा सोल्जर नेपाल के डोमिसाइल ना आए। हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए और ये सिर्फ गोरखा रेजिमेंट में भी नहीं आते, आर्टिलरी की भी एक यूनिट है, तमाम आर्म्स एंड सर्विसेज में भी जाते हैं, सिग्नल्स में है, इंजीनियर्स में है, एयर डिफेंस में है। ये ऑल आर्म्स कॉन्सेप्ट पे जितनी बटालियंस है उनमें जाते हैं और साथ में गोरखा रेजिमेंट के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहां जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनटेक हिंदुस्तान आर्मी में नेपाली गोरखास का होता है, वो एसेंशियल है। उनकी फाइटिंग स्पिरिट, उनका काम करने का तरीका, उनकी ट्रेनिंग, उनका कमिटमेंट, उनकी ऑनेस्टी लाजवाब है। तो हम ये खो नहीं सकते। और साथ में ऐसे समय में जब चाइना ने उनको ल्योर किया कि हम गुरखास को अपने यहां भी रिक्रूट करेंगे। देखिए ब्रिटिश आर्मी में तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही जा रहे हैं, वहां भी वहां एक गोरखा बटालियंस है। अगर वो पीएलए में भी जाने लगेंगे और ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होने लगेंगे तो आप इसका इंपैक्ट समझ सकते हैं। रिक्रूटमेंट में कोई प्रोसेस नहीं, लेकिन चाइना आर्मी पीएलए इसको इस्तेमाल कहां करेगी ये देखने वाली बात है। लाजमी है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ होंगे, चाहे वो ईस्ट लद्दाख हो, हिमाचल हो। तो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। लिहाजा हमें इस पॉलिसी, अग्निवीर पॉलिसी को फिर से देखना पड़ेगा। हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि गोरखा जो नेपाल के हैं वो हिंदुस्तान आर्मी में ना आए। आज की डेट में जो इंट्रीम मेजर देखिए लिया गया राजेश जी, वो हम अपने डोमिसाइल गोरखास को जो दार्जिलिंग के हैं, जो देहरादून के, वहां से रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आपने अपना इनटेक का एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो आपकी क्वालिटी अफेक्टेड होगी। जो अर्बनाइज गोरखा है उनके कमिटमेंट में अलग तरीके के होंगे। एक गोरखा जो गांव में, नेपाल के गांव से आता, उसकी रफ टफनेस और उसका मेंटल मेकअप, और जब वो ट्रेंड होकर भारतीय सेना का सोल्जर बनता है बनस्पत यहाँ के अर्बनाइज्ड गोरखा, इनमें अंतर हो सकता है, ऐसा मानना मेरा मानना है। लिहाजा हम क्यों अपने चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करें राजेश जी। लिहाजा भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को, भारतीय सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसका इसका क्या थोड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस के ऊपर। जिस प्रकार से हाल ही में 3-4 साल में नेपाल एक अलग रास्ते पे निकला है, उसका झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। और केपी ओली के लिए तो ये, और केपी ओली जैसे नेताओं के लिए और अच्छा होगा। वो तो यही चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़े ताकि वो पूरे नेपाल को चीन की गोद में बैठा दे। तो क्या इसका इम्पैक्ट वहां भी देख रहे हैं सर? देखिए हिंदुस्तान की नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को 2 कदम एक्स्ट्रा जाके अपने नेबर्स को अपने फोल्ड में कंटिन्यू रखना होगा। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश आपका एलाई था और वहां की सरकार बदल जाए और हम मूक दर्शक बने देखते रहें। ऐसा ना हो कि नेपाल में केपी ओली की सरकार प्रो चाइना हो जाए और हम मूक बनने देखते रहें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दोनों देश हमारे बॉर्डरिंग देश हैं और तमाम तरीके का एक बफर स्टेट का काम करते हैं। बांग्लादेश को तो नहीं बोल सकते, लेकिन नेपाल डेफिनेटली एक बफर स्टेट है। हमें वो हमारी जो पॉलिसीज रही है शुरू से, देखिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हमारा कल्चरल रिलेशन, हमारे पिलग्रिमेज, वहां के काठमांडू के मंदिर और उनका भारतीय हिंदुस्तान में आना और हमारा वहां जाना, ये कंटिन्यूअस बना रहता है। तो हम इसको हमें कैपिटलाइज करना है और हम किसी भी तरीके से केपी ओली की सरकार को चाइना के फोल्ड में जाते नहीं दे सकते। लिहाजा हमें चाहे 2 कदम आगे बढ़ना पड़े, इनिशिएटिव लेना पड़े, तमाम तरीके के प्रोविजन बनाने पड़े, वो बना के हमें नेपाल को अपने साथ रखना पड़ेगा। और मैं भारतीय सेना पे आता हूं, हम इस चीज को बहुत संजीदगी से लेते हैं। जो गोरखा रेजिमेंट उनको हम अपने फोल्ड में रख के उनकी कॉम्बैट एफिशिएंसी पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं और उसको अपने, चाहे वो ग्लेशियर है, चाहे पीएलए के अगेंस्ट है, या कोई भी ऑपरेशन आते हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, या एड टू सिविल अथॉरिटी, तमाम फ्रंट पे वो बड़े ही काबिल साबित हुए हैं। हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस प्रोविजन को हमें लुक करना पड़ेगा, जिससे कि अगर उनकी डिमांड है कि अग्निवीर में वो नहीं जाएंगे, तो एक परमानेंट कमीशन की तरफ हमें बात करनी पड़ेगी और हमें उनका इंटेक जारी रखना पड़ेगा। जी, और वैसे भी अब से पहले आभास नहीं होता था कि नेपाल या गोरखा हमसे लगे, क्योंकि जब इंडियन आर्मी में गोरखा रहते हैं और हम लोगों ने उनके साथ सर्व किया है, तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये नेपाली हैं। भारत और नेपाल के इतने मजबूत संबंध हैं और रहेंगे, आई होप आगे भी, कि जहां पर कभी ये एहसास नहीं होगा कि नेपाल और गोरखा जो है वो हमसे अलग है, क्योंकि हमारा खान पीन, रहन सहन, बोलचाल सब एक जैसी है। मैं एक और पॉइंट पे आपके साथ आना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीरों ने मेरे से एक सवाल पूछा है मेरे यूट्यूब के मंच पर कि सर हमारा क्या होगा आगे। रिव्यू रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तमाम सीओ साहब ने, कर्नल साहब ने दे दी है कि अग्निवीर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उनको लगता है कि 75 टू 80% हम पक्के हो जाएंगे, चलिए 15-20% ही बाहर निकलेंगे। लेकिन उस रिव्यू रिपोर्ट के बारे में पिछले 2-3 महीने से कोई जानकारी आ नहीं पा रही है। तो क्या आप देख रहे हैं सर, क्या ये आगे अग्निवीर का फ्यूचर है? क्या ये ऐसे अब ऐसे ही चलेगा या लिटिल बिट चेंज कुछ होगा सर? देखिए राजेश जी, पहली चीज मैं बड़े क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी अग्निवीर का पक्षधर नहीं रहा हूं। मेरा जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी, मेरी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और मेरा जो 36.5 साल का आर्मी का कैरियर रहा है, वो मेरे को ये नहीं गवारा करता है कि मैं अग्निवीर जैसे कॉन्सेप्ट को एडवोकेट करूं। मैं इसकी वजह बता देता हूं कि किस वजह से ये लागू हुआ। देखिए, हिंदुस्तान आर्मी का डिफेंस बजट अनवाइंडिंग होता चला जा रहा था। जो बजट थे उसमें रनिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा था और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कम हो रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे इनोवेशन है, जो हमें नए हथियार लेने, उसके लिए हमें फंड की कमी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगा कि ये जो पेंशन है इसको कट करने का क्या सही तरीका, तो उन्होंने अग्निवीर की स्कीम लाई और ऐसी स्कीम लाई जो भारतीय सेना की कॉम्बैट एफिशिएंसी आगे आने वाले दिनों में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करती है। देखिए, आप देश की सुरक्षा को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको सोल्जर चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए और उसके लिए आपको ऐसे सोल्जर चाहिए जो लड़ाई का मादा रखते हो, जिनका मेंटल रोबस्टनेस हो और लड़ाई की जो विधाएं उसको समझ सके के ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करके उसको जीत में तब्दील कर दें। नहीं तो बहुत आसान है एक गोली खाना और वीर गति को प्राप्त करना, लेकिन वीर गति प्राप्त करना आंसर नहीं है। आपको जीतना है युद्ध के मैदान में। उसके लिए अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है 4 साल में वो नहीं अटेंड कर सकता, क्योंकि 6 महीने उसकी ट्रेनिंग में, 6 महीने वो जब ग्राउंड में आता है तो उसको ओरिएंटेशन में लग जाता है। बाकी 3 साल के समय में वो कितना समय दे पाएगा? वो एक लांस नायक नहीं बन सकता, उसको अपना बैटल प्रोसीजर नहीं क्लियर होगा, उसकी सेक्शन ड्रिल क्लियर नहीं होगी, उसको अगर पीस टाइम में पोस्टिंग हो गया तो उसको फील्ड का एक्सपोजर नहीं होगा, तमाम तरीके। तो हम किसी भी हालत में, वाई मैं इतने वेहमेंटली बोल रहा हूं कि हम अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेस लेवल पे ही फ्लॉड है। अब आते हैं 4 साल बाद इनका होना क्या जा रहा है। देखिए, मेरा मानना है जो रिव्यू कमेटी है
मैं उसको मानता हूं कि हो सकता है इसमें 70 से 75% लोग अग्निवीर को रेगुलर करें, 25% को हो सकता है घर जाने के लिए बोले। सर्विस लेंथ में भी इजाफा है, कुछ लोग बोलते हैं 7 साल, लेकिन मेरा मानना है कि इसको कम से कम 10 साल करना चाहिए। और देखिए, जब आप सोल्जर्स को इंडक्ट करते हैं तो उसमें दो पैटर्न पेमेंट के नहीं हो सकते, एक का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और दूसरे का पे एंड अलाउंसेस के साथ पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल में उनके अलाउंसेस होते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, उसमें आधा पैसा वो कंट्रीब्यूट करता है, आधा पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और जब 4 साल बाद वो जाता है तो 11 लाख या 10 लाख के आसपास उसको लमसम दे दिया जाता है, लेकिन उसके सारे बेनिफिट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, इन अ बटालियन, इन अ रेजिमेंट, अगर दो तरीके के सोल्जर है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक रेगुलर है, तो उनकी देखिए कंपैटिबिलिटी में मुश्किल होगा। जो लड़ाई लड़ने के लिए टीम है, टीम के अग्निवीर कमजोर कड़ी नहीं बन सकते हैं, लिहाजा आपको एक पैरिटी लानी पड़ेगी सोल्जरिंग में। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट को रिव्यू करें, बेहतर होगा कि आप सारे के सारे सोल्जर्स को रेगुलर रखें। बहुत मेहनत करके जवान फौज में भर्ती होता है, हम आप सर के बल खड़े हो जाएं, किस्मत साथ देगी तो हम भर्ती हो पाएंगे, नहीं तो आज की डेट में भर्ती होना मुश्किल है। आपने देखा 1000 वैकेंसी होती है, 25,000 40,000 लाखों की तादाद में गांव के यूथ जो प्रैक्टिस कर रहा, सुबह उठ के दौड़ लगा रहा, वो लाइन में लगता है। उसके एस्पिरेशन देखिए, उसकी देश के प्रति समर्पण देखिए। इन सारी चीजों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो एज ए प्रोफेशनल, एज ए ट्रेनिंग की अगर हम बात करेंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा युद्ध में अनट्रेन्ड सोल्जर जाए। मैं उसको पूरी तरीके से ट्रेन करूंगा, जैसे वो रिजल्ट दे, अपनी रक्षा के साथ देश की रक्षा करे और जीत हासिल करे और दुश्मन को नेस्तनाबूद करे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखें तो रिव्यू करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। कोई आदमी का प्रोफेशनल इसको एडवोकेट नहीं कर सकता। ये वही एडवोकेट कर सकते हैं जिनका बैटल का एक्सपोजर नहीं है, जिन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया, जो पेपर ट्राइगर है, ग्राउंड पे काम ना करके सिर्फ फाइलों में जूझे रहते हैं, और ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है। कोई आर्मी का सोल्जर इसको नहीं मानेगा, क्योंकि ये फ्लॉड स्कीम है। राजेश जी, मैं बस एक चीज कहना चाहता था आपके साथ, एक चीज और शेयर कर दूं कि जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, लगभग 3-3.5 लाख लोगों ने इस भर्ती रैली को देखा था, और हम 250 से 300 लोग चुनकर आए थे। और जब 450-500 लोग दौड़ते हैं, उसमें से आपको अगले 10 में आना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक भारतीय सेना को ज्वाइन कर पाते हैं। एक पॉइंट और सर, क्योंकि आपने बड़े अहम बातें कही हैं, डिफेंस बजट करने वाली बात भी आपने कही कि पेंशन का बजट सरकार कम करना चाहती थी। लेकिन मेरी अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, लेकिन जो चीज मेरे समझ में नहीं आई और मेरे दर्शकों के, कि 2019, 2020, 2021 3 साल आपने भर्ती नहीं की, हर साल आपके 60 हजार जवान रिटायर होते चले, यानी कि 1,80,000 जवान आपके रिटायर हो गए। 2022, 2023 में लगभग आप 45 to 50,000 के बीच में भर्तियां कर रहे हैं, और इसमें से भी आप 75% को निकाल देंगे, यानी कि आपके पास 15,000 सोल्जर बचेंगे। 1,080 पहले ही कम हो चुके हैं, फिर भर्तियां आपकी पूरी नहीं है, और अगर आपने बराबर रेशियो रखना है आर्मी का, तो आपको लगभग 2 लाख के आसपास भर्तियां करें, तब जाकर आप 50,000 हर साल जो है उनको रूटीन में रोटेट कर पाएंगे। तो क्या ये स्ट्रेंथ भी हम कम करने जा रहे हैं? जो 13-14 लाख की आर्मी है, क्या हम उसे 8-9 लाख लाने जा रहे हैं? क्योंकि जब तक आर्मी के पास स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, तब तक आपका डिफेंस का जो खर्चा है वो तो कम होगा नहीं। इसको कैसे देखते हैं सर आप? इसको थोड़ा क्लियर कर पाएंगे पिक्चर को? राजेश जी, आपने बिल्कुल सही किया। कोविड के समय हमारी भर्तियां बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन, बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने रिक्रूटमेंट बंद कर रखा था। लेकिन उस समय किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जब भर्ती शुरू होगा तो उसमें अग्निवीर आ जाएगा। सबके दिमाग में यह था कि ये टेम्परेरी फेज है, पूरा देश, पूरा विश्व से कोविड से सफर कर रहा था, तो सबने अपने जो ट्रेनिंग को कट करके मेडिकल को ध्यान में रख के लोगों के जो जीवन की रक्षा करते हुए तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अग्निवीर आ गया, और अग्निवीर का इंटेक जो था 40 से 45 हजार रहा हर साल। ऐसी स्कीम है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 60,000 की थी, बल्कि मैं बोलूंगा 60,000 से भी ज्यादा थी, क्योंकि हमने 3 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं किया था, और उसकी डेफिशिएंसी 1.8 लाख हो रखी थी। बटालियन में डेफिशिएंसी है, बटालियन में यंग सोल्जर नहीं है। आज की डेट में तमाम तरीके के न्यू रेजिंग करते जा रहे हैं, टेक्निकल
मिलिट्री ओरिएंटेड तमाम तरीके के इक्विपमेंट आ रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग होनी है, उस पर आपको एफिशिएंसी हासिल करनी है, उस पर आपको प्रोफेशनलिज्म हासिल करना है, लेकिन ये सब करने के लिए समय नहीं है। आज की डेट में आप किसी भी बटालियन कमांडर से बात कर लीजिए, किसी भी यूनिट कमांडर से बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये दर्द है कि उसके यूनिट में डेफिशिएंसी, उसके पास सोल्जर नहीं है ट्रेन करने के लिए, और इस तरीके की डेफिशिएंसी के साथ अगर वो युद्ध में जाएगा तो किस तरीके से लड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि आज की डेट में हमारे यहाँ इंसर्जेंसी कंट्रोल में है, CICT ऑपरेशन लिमिटेड चल रहे हैं, और JNK में जो बटालियन उनकी हम फुल स्ट्रेंथ बीफ अप करते हैं पीस स्टेशन से सोल्जर्स को वहां पोस्ट करके। तो इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई मैनेजमेंट नहीं है, लड़ाई में आपको युद्ध जीतना है। लिहाजा जो आपने पॉइंट बोला बिल्कुल सही है, या तो हिंदुस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट कम करके आप स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, तो आपका थ्रेट क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तान थ्रेट बना हुआ, दूसरी तरफ चाइना है, उसका थ्रेट बना हुआ। चाइना आपसे डबल द आर्मी है, ट्रिपल डिफेंस में एक्सपेंडिचर करता, और उसके नापाक इरादे आपने ईस्ट लद्दाख में देखे हैं और तमाम हमारे बॉर्डरिंग इलाके में देखे हैं। तो क्या हम चाइना के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? क्या हम अपनी स्ट्रेंथ कटिंग कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? ये सारे मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भारत के सिक्योरिटी के लहजे से एक भयावह सिचुएशन क्रिएट होती है। इसको हमें आज नहीं रियलाइज करेंगे तो हम कल हमें बहुत हैवी प्राइस पे करना होता है। एक तरफ आप डुअल फ्रंट की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हैंडल करने की बात करते हैं, बांग्लादेश भी आपका एलाई नहीं रहा, तो तमाम तरीके के अगर आप सिक्योरिटी के इश्यूज को देखेंगे तो हमारा मानना है कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है रादर देन कम करने के लिए। और ये अग्निवीर 4 साल के बाद जाएंगे कहां? आपको सोशल सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। ये ट्रेन मैन पावर अगर आप इसको ITBP, BSF और CISF में नहीं लेते हैं, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, तो तमाम तरीके के केसेस सोशल सिक्योरिटी के आ सकते हैं। कल उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं वो सड़क पे राहगिरी करेगा या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा जो एंटी नेशनल हो सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आप अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, 75% को रेगुलर करिए, 25% जो रेगुलर नहीं होते उनको एश्योर्ड लेजिस्लेशन या बिल लाइए कि उनका 100% एब्जॉर्प्शन BSF में होगा, CISF में होगा, ITBP में होगा, CRPF में होगा, क्योंकि ये सारी सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये भी टाइम टू टाइम अपने ऑपरेशन करते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं, CRPF JNK में ऑपरेट करती है, तमाम तो आपको एक ट्रेन मैन पावर वहां मिल रही है, तो आप उनको ट्रेन नहीं करना, ओरिएंटेशन देना, वो ग्राउंड पे आपकी सेवा 60 साल तक के लिए करने के लिए तैयार है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बिल द्वारा लाना पड़ेगा, कंपलसरी बनाना पड़ेगा, एक एश्योरेंस देना पड़ेगा अग्निवीर को कि भारतीय सेना ना सही लेकिन आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल मिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में आपको नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके का एश्योरेंस राजेश जी जरूरत है। ये देखिए सिक्योरिटी का इश्यू है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। जब किसी के घर में, छोटा सा एग्जाम्पल देता, चोरी होता तो एक ही दिन होता, पूरी जीवन भर की कमाई गई। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी को लीजिए, एक बार वॉर हार गए तो आपका देश ध्वस्त हो गया, आपके ऊपर आक्रमण करने वाले आपके सारे राइट्स को ग्रैब कर लेंगे। आपने विश्व में हाल देखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर का क्या हाल हुआ यूक्रेन में, किस तरीके से इजराइल के आइडिया जो इतने प्रोफेशनल आर्मी वो भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। जब एक तरफ इतने ट्रेन सोल्जर रिजल्ट नहीं दे पा रहे, आप 4 साल के अग्निवीर से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कौन सा पाकिस्तान का लोहार आपको वो जीत के लाके दे देंगे? ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा एज ए सोल्जर, एज ए ट्रेनिंग, मैं देखिए रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट में भी रहा हूं, मैंने ग्राउंड पे रिक्रूटमेंट किया है। जब मैं अच्छा सोल्जर, अच्छा लॉट देखता था, आर्मी हेडक्वार्टर केस टेकअप करके एडिशनल वैकेंसी लेके रिक्रूट करता था, क्योंकि मैं इस तरीके की मैन पावर को नहीं जाने दे सकता हूं। ये गुड सोल्जर है। हिंदुस्तान के देखिए सोल्जर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल सोल्जर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ नहीं है, उनको पे तक नहीं मालूम है, उनकी पे कितनी आती है, अलाउंसेस नहीं मालूम है, वो दूसरे से पढ़वाता है कितनी पे आ रही, मेरा क्या पेंशन बन रहा है, कितना है। वो देश के लिए कमिटेड है, ट्रेनिंग करता हूं। और रेजिमेंट के देखिए इथोस, नाम नमक निशान, मेरे रेजिमेंट का बैटल क्राई, आपके रेजिमेंट का बैटल क्राई कहां जाएगा? ये इथोस कैसे इम्बाइब करेगा? 4 साल में तो वो सोचेगा कि अब मैं निकल के कहां जाऊं, 10 लाख रुपए का क्या करूं? वो लड़ेगा कि अपने फ्यूचर प्लानिंग करेगा? तमाम तरीके की इश्यूज हैं। मेरा मानना है कि किसी को भी देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है, और जो स्कीम लाए उसका प्रॉपर होमवर्क करिए, स्टाफ चेक करिए और उसको ऐसे इंप्लीमेंट करिए जिससे कि विन विन सिचुएशन आपके पास हो। यस राजेश जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजें समझाई हैं, शुक्रिया इसके लिए। बस एक आखिरी पॉइंट मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक मेरे दर्शक ने एक बड़ा अहम पॉइंट कवर किया था, उन्होंने कहा था कि सर अगर अग्निवीर को प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जो हैं
उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको वेल ट्रेन्ड गोली चलाने में महारत हासिल वाले युवक जो हैं वो मिलने वाले हैं, और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन शुक्रिया सर, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना कीमती समय दिया और इतनी बारीकी से आपने इस पूरे मुद्दे को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। लुकिंग फॉर नेक्स्ट इंटरेक्शन विथ यू। जय हिंद। लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, जय हिंद सर।